हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस एसवी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था, कक्षा 7 के हिंदी विषय का लेसन नंबर 2 दादी माँ, इसके लेखक थे शिव प्रसाद सिंह। किस प्रकार हमने इस लेसन के माध्यम से दादी माँ के त्याग को पढ़ा था, किस प्रकार वो गरीब व्यक्तियों की सहायता करती है और किस समय जब अपने परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है तो उसके द्वारा रखे हुए पुश्तैनी कंगन वह लेखक के पिता को सौंप देती है और किस प्रकार से उसकी आर्थिक स्थिति फिर कुछ सुधार में आती है, किस प्रकार वह गरीब औरत की सहायता करती है। उसकी लड़की की शादी में उसको दिए हुए पैसे जो ब्याज पे उसने दिए थे वो उस औरत से बन नहीं पाते और उनको वो माफ़ कर देती है और इसके साथ साथ 10 रुपये और भी उसको दे देती है। तो कुछ शब्दार्थ भी हमने इस लेसन में पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ते हैं इस लेसन के कुछ अभ्यास प्रश्न। उम्मीद है कि आपने वो शब्दार्थ और महीनों के नाम अपनी कॉपी में कर लिए होंगे, नोटबुक में कर लिए होंगे। तो आज करते हैं इन प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न में कहानी से है जो लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। यानी कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ उसकी दादी माँ की मृत्यु हो जाती है इस लेसन के अंत में। तो प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। यानी कि बचपन में दादी माँ की कौन कौन सी बातें हैं उसको याद आती हैं बार बार रह कर। तो इसका उत्तर है, दादी माँ की याद आने के साथ साथ लेखक को अपने बचपन की तथा दादी माँ से जुड़ी अनेक घटनाओं की याद आ जाती है। क्वार, जो कि हिंदी महीनों के अनुसार एक महीना है, हिंदी महीने हैं जैसे चैत्र, वैशाख, जैसठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो उन्हीं में एक महीना है क्वार, जिसको आश्विन मास भी कहते हैं। क्वार के महीने में बरसाती जल से भरे जलाशयों में कूदना और जब जलाशयों में वो कूदते हैं तो बीमार होने पर दादी माँ द्वारा उसकी देखभाल करना। धन्नो की बेटी के विवाह में दादी द्वारा उधार दिए गए पैसों यानी कि जो कर्ज दिया था ब्याज पे को माफ़ करना। पिता के आर्थिक संकट में व्याकुल होने पर, बड़े ही मायूस होने पर दादी माँ द्वारा कंगन देकर पिता को चिंता मुक्त करना आदि बातें उनको याद आती है। तो दोबारा फिर रिपीट कर लेते हैं थोड़ा इसको। तो लेखक को अपनी दादी माँ की बात की याद के साथ साथ बचपन की और किन बातों की याद आती है। तो लिखना है इसको पूरी तरीके से। दादी माँ की याद आने के साथ साथ लेखक को अपने बचपन की तथा दादी माँ से जुड़ी अनेक घटनाओं की याद आ जाती है। क्वार के महीने में बरसाती जल से भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी माँ द्वारा देखभाल करना, धन्नो की बेटी के विवाह में दादी द्वारा उधार दिए गए पैसों को माफ़ करना, पिता के आर्थिक संकट में व्याकुल होने पर दादी माँ द्वारा जो पुश्तैनी कंगन रखे हुए थे दादी माँ द्वारा कंगन देकर चिंता मुक्त करना आदि बातें याद आती है। अब आगे है प्रश्न नंबर 2। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की
आर्थिक स्थिति, धन की दृष्टि से वित्तीय संकट आया उसके घर में। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? तो इसका उत्तर है, दादा की मृत्यु होने पर लेखक के पिता ने दादी के मना करने पर भी उधार पैसे लेकर दादा के श्राद्ध में ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से अधिक खर्च कर दिया, जिस कारण लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। यानी कि आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण क्या था? जो लेखक के पिता थे उन्होंने क्या किया, अपने पिता की मृत्यु पे यानी कि जो पैसे थे वो उधार लिए और दादा का श्राद्ध किए, यानी कि जिसको हम सामान्य भाषा में खर्च वगैरह कहते हैं, वो खर्च अधिक कर दिया, पैसे अधिक लगा दिए, जिस कारण उसके घर की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? यानी कि इस पाठ में आपने पढ़ा है कि दादी माँ का कौन सा स्वभाव है, कौन सा पक्ष है जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है और क्यों लगता है? तो इसका उत्तर है, इसका लिखोगे आप, दादी माँ परोपकारी बहुत थी। परोपकारी का मतलब होता है दूसरों का भला करना, दूसरों पे उपकार करना। पर प्लस उपकारी, पर मैंने दूसरों का, उपकारी मैंने भला करना। दादी माँ परोपकारी बहुत थी, यानी कि दूसरों का भला बहुत ज़्यादा करती थी। उसका मन किसी के दुख को देखकर पिघल जाता था। उसका जो मन था बड़ा ही मासूम दिल था, अर्थात किसी के दुख को देखकर उसका दिल मोम की भांति क्या हो जाता था? पिघल जाता था। लेखक को रामी की चाची धन्नो मिल गई। लेखक को रामी की चाची धन्नो मिल गई, जो दादी को कोसने की बजाय दुआएं दे रही थी। हालांकि लेखक को इस बात का पता नहीं था कि दादी ने उसको पैसे दिए हैं या नहीं, परंतु दादी को कोसने की बजाय वो क्या कर रही थी? दुआएं दे रही थी, आशीष दे रही थी, क्योंकि दादी ने धन्नो को कुछ रुपए दिए थे। क्योंकि दादी ने धन्नो को कुछ रुपए दिए थे, जो वायदे के अनुसार धन्नो को 1 माह बाद ब्याज सहित दादी माँ को लौटाने थे। जो वायदे के अनुसार वायदा किया था किसने? धन्नो ने, कि मैं 1 माह बाद ये रुपए आपके वापस ब्याज सहित क्या कर दूंगी? लौटा दूंगी, परंतु वो ऐसा नहीं कर सकी। तो क्या हुआ? जो वायदे के अनुसार धन्नो को 1 माह बाद ब्याज सहित दादी माँ को लौटाने थे, परंतु ऐसा हो नहीं सका। परंतु दादी ने भी वो पैसे उसको क्या कर दिए? माफ़ कर दिए और 10 रुपये सहायता के रूप में और दे दिए। इससे स्पष्ट होता है कि दादी माँ का जो हृदय था वो दया और सहानुभूति से पूर्ण था। तो इसको दोबारा देख लेते हैं थोड़ा। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? दादी माँ बहुत ही परोपकारी थी। उसका मन किसी के दुख को देखकर क्या हो जाता था? पिघल जाता था। लेखक को रामी की चाची धन्नो मिल गई, जो दादी को कोसने की बजाय क्या कर रही थी? दुआएं दे रही थी, क्योंकि दादी ने धन्नो को कुछ रुपए दिए थे उसकी बेटी की शादी के लिए, जो वायदे के अनुसार धन्नो को 1 माह बाद ब्याज सहित दादी माँ को वापस लौटाने थे, परंतु ऐसा हो नहीं सका। परंतु दादी ने भी वो पैसे उसे क्या कर दिए? माफ़ कर दिए और 10 रुपये सहायता के रूप में और दिए। इससे स्पष्ट होता है कि दादी माँ का हृदय दया और सहानुभूति से क्या था? पूर्ण था। ये तो थे कहानी से 3 प्रश्न। अब है कहानी से आगे। तो उसमें पहला प्रश्न है, आपने
इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़ और माघ। क्वार कौन सा महीना होता है? आश्विन मास होता है। महीनों के नाम लिखवाए भी गए हैं। शब्दार्थ के बाद मैंने इनको लिखवाया था, जो आपको अच्छी तरीके से याद भी करने हैं, अपनी कॉपी में नोट भी करने हैं। तो प्रश्न पढ़ते हैं दोबारा। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। तो अपने क्षेत्र के अनुसार लिखना है भी। इन महीनों में क्वार यानी कि आश्विन और आषाढ़ और माघ, इन महीनों में मौसम है वो कैसा रहता है, इसके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर है क्वार यानी कि आश्विन। ये वर्षा का महीना और महीना क्वार का महीना वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है, यानी कि ये अंतिम महीना होता है ऋतुओं के अनुसार। ये वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। कौन सा महीना? क्वार यानी कि आश्विन। आश्विन मास क्वार का महीना यानी क्वार का मास या महीना वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। इस महीने में वर्षा प्रायः थम जाती है। वर्षा बहुत कम होती है, होती भी है तो परंतु बहुत ही कम होती है, यानी कि थम सी जाती है, रुक सी जाती है। और मौसम न गर्म होता है और न ही ठंडा। ना ही तो मौसम में ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। कौन से महीने में? क्वार मास में यानी कि आश्विन मास में। और दूसरा है आषाढ़। आषाढ़ के महीने में गर्मी का मौसम रहता है। जैसा कि अमूमन घरों में भी कहते हैं कि ज्येष्ठ और आषाढ़, ज्येष्ठ और आषाढ़ दो गर्मी के महीने। इन महीनों में खूब गर्मी पड़ती है और लू भी खूब चलती है। तो आषाढ़ महीने में कैसा मौसम रहता है? गर्मी का मौसम रहता है। और तीसरा उसने पूछा था माघ। माघ और पौष और माघ दो ऐसे महीने जिनमें ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसने माघ महीने का पूछा है, तो क्या लिखोगे? माघ के महीने में ठंड पड़ती है और पाला भी पड़ता है। तो दोबारा देख लेते हैं। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। तो इन महीनों में मौसम प्रायः कैसा रहता है, लिखना है। तो क्वार यानी कि आश्विन, ये महीना वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। इस महीने में वर्षा प्रायः थम सी जाती है। मौसम न गर्म होता है और न ही ठंडा। और आषाढ़ के महीने में गर्मी का मौसम रहता है, यानी कि गर्मी पड़ती है। और माघ के महीने में ठंड पड़ती है और इसके साथ साथ क्या पड़ता है? पाला भी पड़ता है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। जितना भी आज काम ये करवाया गया है, 3 प्रश्न कहानी से और एक उसके पश्चात, यानी कि कुल 4 प्रश्न आज करवाए गए हैं। तो इन चारों प्रश्नों को आप बड़े ही सावधानी पूर्वक अपनी अभ्यास पुस्तिका में यानी कि फेयर कॉपी के अंदर नोट करोगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।